अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप हमारा देख रहे हैं ऑफिशियल चैनल आसिफ लीगल। सीपीसी के लेक्चर्स का आज हम सेक्शन 5 है सीपीसी की, जिसको आज हम बयान करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। आप अपनी बुक जो है उसको खोल लें। लॉ स्टूडेंट्स के लिए चूँकि लेक्चर तैयार किए जा रहे हैं तो ताकि उनको रहनुमाई और मदद मिले। व्यूअर्स, सेक्शन 5 जो सीपीसी का है वो बता रहा है हमें एप्लीकेशन ऑफ द कोड टू द रेवेन्यू कोड्स। सबसे पहले तो जो सीपीसी की लैंग्वेज है उसको हम देख लेते हैं कि उसको किस तरह से बयान किया गया है। वेयर any revenue codes are governed by the provisions of this code in those matters to procedure upon which any special enactment applicable to them is silent, the provincial government may by notification in the official gazette declare that any portions of those provisions which are not expressly made applicable by this code shall not apply to those codes or shall only apply to them which with such modifications as the provincial government may prescribe। इसकी सब क्लॉज सबसेक्शन 2 है रेवेन्यू कोड को। इसमें इन सबसेक्शन 1 means a court having jurisdiction under any local law to entertain suits or other proceedings relating to the rent, revenue or profits of land used for agriculture purposes, but does not include a civil court having original jurisdiction under this code to try such suits or proceedings as being suits or proceedings of a civil nature। ये व्यूअर्स सीपीसी की लैंग्वेज है सेक्शन 5 एप्लीकेशन ऑफ द कोड ऑफ द रेवेन्यू कोड्स। अब इसको थोड़ी सी हम इसको आसान अंग्रेजी में, आसान जुबान में समझने के लिए थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। आपको इसमें इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे लेकिन थोड़ी सी आसान ज़ुबान में करेंगे ताकि आपके आने वाले वक्त में जब आप केसेस को प्लीड करें तो आपको पता चले कि सेक्शन 5 जो था सीपीसी का वो इसमें क्या बयान कर रहा था। तो व्यूअर्स, इसको हम कर लेते हैं। सेक्शन 5 एक्चुअली हम इसको व्यू बयान कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ द कोड टू रेवेन्यू कोड्स, कि सीपीसी का जो रेवेन्यू कोड्स पर किस तरह अप्लाई होगा या नहीं होगा। इसको हम इस तरह से इसको टाइटल हम इसका समझने के लिए बयान कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम इसका रोल देख लेते हैं, रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। क्योंकि जितनी भी रेवेन्यू कोड्स हैं वो सूबाई जो हुकूमतें होती हैं उसके अंडर होती हैं, क्योंकि जितनी ज़राअत है वो सूबाई सब्जेक्ट है। 18वीं तरमीम के बाद उसमें ये एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, उसमें के तहत उनके तमाम आमदन का अलग से हिसाब लगाया जाता है। अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करवाते हैं तो वहाँ पे भी आपको एग्रीकल्चरल इनकम का एक अलग सेक्शन है, उसमें आप अपनी एग्रीकल्चरल इनकम डिक्लेयर करते हैं और फिर जो उसमें आपने मुतलका सूबाई हुकूमत को टैक्स दिया होता है उसके बारे में आप बताते हैं। और FBR फेडरल गवर्नमेंट आपसे पूछती भी है कि अगर आपको जो एग्रीकल्चर इनकम हुई है इसमें अगर आपने कोई सूबाई टैक्स दिया है तो उसको आप उसकी तफसीलात बयान कीजिए। तो रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसमें क्या है? सेक्शन 5 एप्लीकेशन ऑफ द कोड टू रेवेन्यू कोड्स है। तो व्यूअर्स, दिस सेक्शन अलाउज प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू डिक्लेयर दैट सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द सीपीसी आइदर डू नॉट अप्लाई टू रेवेन्यू कोड्स और अप्लाई विद स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन। या तो वो अप्लाई होगी नहीं स्पेशल कोर्ट्स में, या होगी तो उसकी कोई मॉडिफिकेशन उसमें किस हद तक की है और कितनी की है, वो स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन किस लफ्ज़ की हद तक है, किस जुमले की हद तक है और कहाँ तक है, इसके बारे में पूरा होगा। मैं आपको दोबारा आपको बता देता हूँ कि this section allows provincial government to declare that certain provisions of the CPC either do not apply to revenue codes or apply with specific modification। अब रेवेन्यू कोड्स की जो व्यूअर्स जुरिस्डिक्शन है, अब वो इम्पोर्टेंट है कि रेवेन्यू कोड्स की जुरिस्डिक्शन को किस तरह से हम इसमें देखेंगे। तो व्यूअर्स, अ रेवेन्यू कोड इज डिफाइंड एज वन विद जुरिस्डिक्शन अंडर लोकल लॉ। अब जो उसकी सूबाई जो हुकूमतें होंगी उसके जो लोकल लॉ उसके मुताबिक इसको डिफ़ाइन किया गया। मैं साथ आपको थोड़ा सा आसानी में बता देता हूँ, दोबारा से आपको बता देता हूँ इसकी जो जिस तरह से हम इसको, अगर आपने इसका सवाल का जवाब आ जाए तो आप उसमें लिखना हो तो आप इसको कैसे लिखेंगे कि रेवेन्यू कोड्स की जुरिस्डिक्शन को आप किस तरह देखेंगे। तो अ रेवेन्यू कोड इज़ डिफाइंड एज वन विद जुरिस्डिक्शन अंडर लोकल लॉ टू हेयर केसेस रिगार्डिंग रेंट, रेवेन्यू और प्रॉफिट फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड
रेवेन्यू कोड सिर्फ एग्रीकल्चरल रिलेटेड हैं, इसमें आप बाकी मामलात को नहीं लेके जा सकते। बाकी जो मामलात होंगे तो वो सिविल नेचर की उसमें डेफिनेशन में आ जाएंगे। जो आप सिविल कोर्ट्स में फ़ाइल करेंगे आप उनको रेवेन्यू कोर्ट्स में फ़ाइल नहीं कर सकते, क्योंकि स्पेशल लॉ है वो इसमें बाकी की हद तक साइलेंट है। उसमें सिर्फ जो रेवेन्यू मैटर्स हैं उसमें कौन सी चीज़ें हैं, उसमें रेंट है, रेवेन्यू और प्रॉफिट, ये 3 चीज़ें हैं जिसके मतलब आप जो एग्रीकल्चरल लैंड से हैं उसमें करेंगे। इट क्लैरिफाइज दैट दिस डज नॉट इंक्लूड अ सिविल कोड हैंडलिंग अ केस ऑफ ए सिविल नेचर। सिविल नेचर का हो तो फिर उसको वो हैंडलिंग पावर्स इसमें नहीं होंगी। तो व्यूअर्स इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो इंटरप्ले है विद अदर लॉस उसको किस तरह से जो सेक्शन 5 के तहत हम इसको बयान कर सकते हैं। तो द CPC जनरली गवर्न्स द प्रोसीजर। अब प्रोसीजर इसमें CPC का फॉलो हो रहा है कि मसलन किस तरह दावा दायर करना है, क्या करना है, जिस तरह मैंने अभी आपको शुरू में एक्सप्लेन मैंने पिछले लेक्चर्स में भी किया है, इसमें भी किया है। द CPC जनरली गवर्न्स द प्रोसीजर्स in revenue courts for matters where special enactment governing those courts are silent। बात व्यूअर्स सिंपली इसको ये कह लेते हैं कि आपको घर के बड़े ने किसी स्पेसिफिक काम का हुक्म दिया है, वो आपने उसके कहने के मुताबिक कर दिया, लेकिन जहाँ पे हुक्म नहीं था तो वहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें फैमिली का जो हुक्म है वो इसमें क्या है। इसको थोड़े आसान लफ्ज़ों में कि इसको हम ये इसको कहते हैं ना, पंजाबी की मिसाल के तौर पे मैंने आपको थोड़ा सा बयान किया है। इसमें कर लेंगे कि अगर आपको स्पेसिफ़िकली किसी चीज़ के बारे में लॉ मौजूद है तो आप उसको करेंगे, लेकिन अगर वो उस स्पेसिफ़िकली लॉ अगर किसी मामले में खामोश है तो वहाँ पर CPC की एप्लीकेशंस जो इम्प्लीकेशन होगी उसका पूरा अमल दखल होगा। लेकिन जहाँ पे स्पेशल लॉ ने किसी चीज़ को बयान कर दिया है, प्रिस्क्राइब कर दिया है, वहाँ पे CPC भी फिर अप्लाई नहीं होगा। दोनों हैं, अगर स्पेशल लॉ मौजूद है तो CPC अप्लाई नहीं होगा, स्पेशल लॉ के ऊपर उसमें प्रिवेलिंग उसकी हैसियत होगी। लेकिन अगर स्पेशल लॉ खामोश है और साइलेंट है, आपको कुछ रहनुमाई फराहम नहीं कर रहा, तो फिर CPC में जो उसके मुतालिक जो आपको रूल्स बताए गए हैं, जो आपको उसमें तरीक़ाकार बताया गया है, वो फिर उसके मुताबिक आप जो है अपने केस को प्रोसीड करेंगे और इसको आगे लेकर चलेंगे, कोर्ट्स को लेकर चलेंगे। तो व्यूअर्स उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, जिसके लिए हम आप तमाम लॉ स्टूडेंट्स के शुक्रगुजार हैं। आप अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि ये कि अगर उनको भी इससे कोई फ़ायदा हासिल हो सकता हो तो वो ज़रूर करें। आप अपनी राय, कीमती राय आप हमें देते रहिए और वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने सवाल भी आप ड्रॉप कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे एज अर्ली एज़ पॉसिबल हम आपको उन सवालों का जवाब भी दे सकें। थैंक यू सो मच।